नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी दे दी है। लंबे समय से जिस किस्त का इंतजार किया जा रहा था वह अब जल्द ही किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस किस्त के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाएगी। सरकार की ओर से तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही हैं। देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे की ओर से राहत भरी खबर सामने आई है। बढ़ती महंगाई और सीमित आय के कारण कई बुजुर्गों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना कठिन हो गया था। ऐसे समय में रेलवे ने 2 महत्वपूर्ण सुविधाओं को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सस्ती और सुरक्षित बन सके। यह पहल बुजुर्ग यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई है। देश में डिजिटल भुगतान का उपयोग तेजी से बढ़ा है और आज अधिकतर लोग मोबाइल के जरिए पैसे भेजना और प्राप्त करना पसंद करते हैं। यूपीआई ने लेन देन को आसान, तेज और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन डिजिटल सुविधा के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़े हैं। इसी को देखते हुए 2,000 रुपए से अधिक राशि के कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा नियम लागू किए जाने की बात सामने आई है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के पैसे को सुरक्षित रखना और फर्जी लेन देन को रोकना है। केंद्रीय बजट 2026 में देश भर के मजदूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। इस बजट में न्यूनतम मजदूरी दर में 2.5 गुना तक की वृद्धि पर विचार किया जा रहा है, जो लाखों मजदूरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी, खासकर श्रम प्रधान उद्योगों में काम करने वालों के लिए। यह वृद्धि सरकार के उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य श्रमिकों की कार्य शर्तों और जीवन स्तर को सुधारना है। यह कदम देश में समानता को बढ़ावा देने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, ताकि श्रमिकों को उनके योगदान के अनुसार उचित वेतन मिल सके। झारखंड की महिला उद्यमी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की बेहतर छवि बना रही है। महिला संचालित एमएसएमई में झारखंड देश में 12वें स्थान पर है, जो बिहार, दिल्ली, पंजाब और ओडिशा से बेहतर है। झारखंड विधानसभा में पेश 6,450 करोड़ के तृतीय अनुपूरक बजट को ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड के ग्रामीण इतिहास में एक निर्णायक और दूरगामी प्रभाव वाला अध्याय बताया है। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि यह बजट केवल वित्तीय प्रावधान नहीं, बल्कि झारखंड के गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने का सशक्त संकल्प है। यह झारखंड के स्वर्णिम ग्रामीण विकास की आधारशिला है। विकास अब कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव गांव तक पहुंचेगा और धरातल पर दिखाई देगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी समय पर नहीं दे या उसमें कटौती करता जाए। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे पास जितने संसाधन हैं उसे इतना बढ़ाया जाए कि केंद्र के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। वे बजट सत्र के चौथे दिन शनिवार को तृतीय अनुपूरक बजट पर विपक्ष के लाए कटौती प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। राज्य के सीडी रेशियो पर कहा कि देश का औसत 70 से 78% के बीच है, जबकि झारखंड का 52% से थोड़ा अधिक। हेमंत सरकार के पूर्व यह 48% था। झारखंड में बजट सत्र के चौथे दिन शनिवार को विधानसभा में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। विधायक जनार्दन पासवान ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर खींचा और कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्यरत कर्मियों को अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि एक ही प्रकार का कार्य करने के बावजूद नियमित और संविदा कर्मियों के वेतन में बड़ा अंतर है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बन रही है। अब आउटसोर्सिंग में भी सरकार आरक्षण लागू करने जा रही है। गरीबी के मोर्चे पर झारखंड को बड़ी सफलता मिली है। बहुआयामी गरीबी दर 2015 से 16 में 42.10% थी, जो 2019 से 20 में घटकर 28.81% रह गई। यानी 5 सालों में 13.29% की कमी दर्ज की गई। सर्वे के अनुसार यह सुधार आर्थिक विकास और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से बिजली, शौचालय, गैस और पेयजल सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। हालांकि जीएसडीपी हल्की गिरावट देखने को मिली है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए राज्य सरकार ने आवेदन की उम्र सीमा में 4 साल की छूट दी है। अब आवेदन के लिए उम्र की गणना का कट ऑफ 1 अगस्त 2022 तय किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यह कट ऑफ 2026 था, जिसे युवाओं की मांग पर घटाकर 2022 कर दिया गया है। सदन में मौजूद विधायकों ने मेज थपथपाकर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी रविवार सुबह देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर में पूजा अर्चना की। वहां के पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक संपन्न कराया। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। पूजा खत्म करने बाद गौतम अडानी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे मन की शांति प्राप्त करने के लिए यहां आए हैं। पूजा के बाद जैसे ही वे बाबा भोलेनाथ के दरबार से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि बाबा धाम में आकर मैं दर्शन करूं। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार के अंतिम दिन शनिवार को गिरिडीह के बस स्टैंड रोड स्थित होटल में बैठक की जा रही थी। बताया जाता है कि समय सीमा खत्म होने पर भी शाम 5 बजे के बाद बैठक रखी गई थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा नेता भी मौजूद थे। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिली, जिसके बाद सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे और बैठक को बंद कराया। फिर होटल का शटर भी बंद करा दिया। झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड कृषि आवरण माफी योजना राज्य के किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने की एक अत्यंत कल्याणकारी पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें पुनः खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। हाल ही में सरकार ने राहत की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है, जिससे सीमांत और छोटे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है। संक्षेप में, यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और किसानों को आत्महत्या जैसी विषम परिस्थितियों से बचाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना गरीब और बेघर परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। केंद्र की योजना से अलग इसमें 3 कमरों का मकान बनाने का प्रावधान है, जिसमें रसोई भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के अत्यंत निर्धन परिवारों को सम्मानजनक जीवन देना और कच्चे घरों की समस्या को जड़ से समाप्त करना है। पलामू नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर जिले के 5 नगर निकायों में सोमवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर रविवार को जिले के 246 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पलामू स्थित गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज परिसर में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों की रवानगी हुई, जहां पर्याप्त प्रशासनिक व मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनक ने शनिवार को लातेहार व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायिक कार्यों की प्रगति, लंबित वादों की स्थिति, न्यायालय की व्यवस्थाओं
और आधारभूत संरचनाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण से पहले मुख्य न्यायाधीश के लातेहार परिसदन भवन पहुंचने पर महिला पुलिस बल द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया। केंद्र सरकार झारखंड के 30,000 से अधिक पुराने वृक्षों की जेनेटिक मैपिंग कराएगी। इसका उद्देश्य वनों की मिट्टी की प्रकृति, पिछले 100 वर्षों के मौसम बदलाव और वाटर बॉडी का अध्ययन करना है। गौतम अडानी ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन किए और सांसद निशिकांत दुबे से मुलाकात की। उन्होंने झारखंड और बिहार में अडानी ग्रुप की ऊर्जा परियोजनाओं, क्षेत्रीय विकास और भविष्य के निवेश अवसरों पर चर्चा की। अडानी ने गोड्डा पावर प्लांट की सफलता की सराहना की और पीरपैंती में निर्माणाधीन 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का जायजा लेने बिहार रवाना हुए। यह मुलाकात दोनों राज्यों में समूह की मजबूत उपस्थिति दर्शाती है। झारखंड सरकार घायल हाथियों और वन्य जीवों के लिए 2 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट स्थापित करेगी। हाथियों के हमलों को रोकने और जान माल के नुकसान पर 10 दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान के लिए एसओपी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि मुआवजा राशि बढ़ाने पर भी विचार होगा। शीघ्र ही रेस्क्यू सेंटर और प्रमंडलों में क्यूआरटी गठित होंगी। साथ ही मानव हाथी संघर्ष कम करने पर भी काम चल रहा है। झारखंड में 23 फरवरी 2026 को 48 नगर निकायों के लिए मतदान होगा। इस कारण विधानसभा सत्र और जेएसी 12वीं की परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किए गए हैं। 23 फरवरी को सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी और अनुपूरक बजट पर चर्चा 21 फरवरी को होगी। 23 फरवरी को होने वाली इंटरमीडिएट हिंदी परीक्षा अब 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। डुमरी विधायक जयराम महतो ने ट्रांसफर पोस्टिंग समितियों में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की, जिससे पारदर्शिता बढ़े। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में झारखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान है। 2025 से 26 तक 7.5% विकास दर और 5.56 लाख करोड़ रुपए जीएसडीपी की उम्मीद है। हालांकि चुनौतियां बरकरार हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए महंगाई भत्ता डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह खबर लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। आज के समय में खाने का सामान, गैस, पेट्रोल और दवाइयां सब महंगी हो गई हैं। ऐसे में जो लोग अपनी सैलरी या पेंशन पर निर्भर हैं, उनके लिए यह बढ़ोतरी बहुत मददगार होगी। इससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी और रोजमर्रा के खर्च पूरे करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जमशेदपुर में टाटा सबलीज समझौते के नवीकरण की प्रक्रिया कोल्हान आयुक्त रवि रंजन विक्रम की पदस्थापना के बाद फिर से तेज हो गई है। पिछला 20 वर्षीय समझौता 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, जिससे 10,852.27 एकड़ जमीन तकनीकी रूप से झारखंड सरकार के अधीन आ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सुरक्षा, स्वागत और प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होगा। 50 नगर निगम और फुसरो नगर परिषद में हजारों नौकरी पेशा मतदाता पोस्टल बैलेट सुविधा न होने से वोट नहीं डाल पाएंगे। सेल में 1 अप्रैल 2026 से नया श्रम कानून लागू होगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रबंधन ने इसका प्रारूप सेबी को भेज दिया है। यह कानून बोकारो इस्पात संयंत्र सहित सभी इकाइयों में लागू होगा। गढ़वा जिले में 23 फरवरी 2026 को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने अधिकारियों को ब्रीफिंग दी। जिले के 3 नगर निकाय क्षेत्रों में मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणियों में बांटा गया है और उसी अनुरूप सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 4 क्विक रिस्पांस टीमें क्यूआरटी गठित की गई हैं। पुलिस ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रथम रीजनल रैपिड रेल यानी नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। मेरठ में अब देश की सबसे अत्याधुनिक व तेज मेट्रो ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई देगी।
झारखंड में भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत 100 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने रविवार को इसकी पुष्टि की। ये शिकायत गिरिडीह जिले में निकाय चुनाव से ठीक पहले आदर्श आचार संहिता एमसीसी उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई है। आज झारखंड में सोने की कीमतों में वैश्विक बाजार और स्थानीय मांग के अनुसार बदलाव देखने को मिला है। राज्य के प्रमुख शहरों जैसे रांची और जमशेदपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 78,000 रुपए से 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई है। वहीं जेवर बनाने के लिए उपयोग होने वाले 22 कैरेट सोने की दर 72,000 रुपए से 74,000 रुपए के आसपास है। कीमतों में यह उतार चढ़ाव डॉलर की स्थिति और शादियों के सीजन की मांग पर निर्भर करता है। खरीदारी से पहले स्थानीय सुनार से सटीक भाव अवश्य जान लें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित पुरवाई लोक कला उत्सव में सरायकेला छू नृत्य की भव्य प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल छू लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुरवाई कला, राजकीय बौद्ध संग्रहालय और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में हुआ था। कार्यक्रम में छू गुरु तपन कुमार पटनायक की टीम ने विविध नृत्य प्रस्तुत किए, जिनमें प्रमुख थे हर पार्वती, रात्रि, राधा कृष्ण, आरती, नाविक, उरुभंग और दुर्गा। इन नृत्यों ने दर्शकों को न केवल भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया, बल्कि पौराणिक और सामाजिक तत्वों पर आधारित प्रभावशाली प्रस्तुतियां भी दी। 23 फरवरी को होने वाले रांची नगर निगम के चुनाव का प्रचार शनिवार की शाम 5 बजे थम गया। अंतिम दिन प्रत्याशी सुबह से शाम तक मतदाताओं से संपर्क करते दिखे। एक अनुमान के अनुसार प्रत्याशियों ने आखिरी दिन 5.5 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर दी। मेयर और पार्षद प्रत्याशियों ने जन समर्थन पाने की कोशिश में पूरी ताकत झोंक दी।